जीटीवी में मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। और 8 फरवरी का जिस तरह इलेक्शन हुआ और गालिबन कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं थी जिसने ये ना कहा हो कि इलेक्शन साफ व शफाफ नहीं थे, उनकी सीटें और मैंडेट चुराया गया। और सबसे बढ़कर ये कि अब जबकि इलेक्शन हो गए हैं तो उससे बड़ा एक और क्राइसिस हुआ है, और वो ये कि आइन के मुताबिक सदर को जो इजलास बुलाना था कौमी असम्बली का, उन्होंने समरी जारी करने से इनकारी हो गए हैं। उनका कहना है कि असम्बली मुकम्मल नहीं है और मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ है, इसलिए वो इजलास बुलाने से कासिर हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट यानी स्पीकर ने 29 फरवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक बड़ा सियासी बहरान है कि एक तरफ सदर का मौक़िफ़, स्पीकर का नोटिफिकेशन, नून लीग का ये कहना कि इजलास हर सूरत में 29 फरवरी को होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन एक इससे पहले कि मैं इसके हवाले से पिलडेट के सरबरा अहमद महबूब साहब के पास जाऊँ, आज जो बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि मरियम नवाज़ बहरहाल पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। ज़ाती मफाद को कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगी और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूंगी कि मैं हर हालत में। और बहरहाल ये भी है दुरुस्त के हमारे सूबे में एक बार फिर बल्कि तीसरी बार मुराद अली शाह साहब को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है। और मैं कोई मुंतखब हो तो और अभी आया ही हो तो उसको यही कह सकता हूँ कि वेलकम, कि शाह साहब पर बड़ी भारी जिम्मेदारियाँ आयद होंगी कि वो तीसरी बार वज़ीर आला बने हैं। जनाब केपी में सूरत हाल वाज़ेह है। आज़ाद कह लें या तहरीक इंसाफ के गंडापुर साहब जो हैं वज़ारत आला का हल्फ़ उठाएँगे। बलूचिस्तान में सूरत हाल इतनी वाज़ेह नहीं। बहरहाल कहते हैं जी पीर पार्टी का वहाँ बनेगा वज़ीर आला। लेकिन मजमूई तौर पर जैसे मैंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि 29 फरवरी को आइनी और कानूनी तौर पर जो इजलास है वो हो सकेगा या नहीं। पिलडेट के सरबरा जी शुक्रिया, आपको हमेशा मैं ज़हमत देता हूँ और आप मेहरबानी फरमाते हैं महबूब साहब। कुछ हमें गाइड कीजिए, बड़े लोग परेशान हैं कि लीजिए एक तो इलेक्शन ही कंट्रोवर्शियल हो गए थे, इलेक्शन के बाद उससे बड़ी कंट्रोवर्सी, तो सदर मुमलिकत के इस अगर समरी जारी ना करें तो कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट यानी स्पीकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत शुक्रिया मुजाहिद अलवी साहब, आपकी मेहरबानी, आपने इनवाइट किया। मेरे ख्याल में तो आइन की जो दफ़ा है 91 ज़ैली दफ़ा 2 वो बहुत वाज़े है, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि सदर मुमलिकत बुलाएंगे या उसकी कोई समरी भेजेगा। उसमें कहा है कि नेशनल असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे following the day on which a general election to the assembly is held। यानी जिस दिन असम्बली का इंतखाब हुआ होगा उसके 21वें दिन उसका इजलास बुलाया जाएगा, यानी इजलास होगा। तो इसलिए आइन के खिलाफ वर्जी तो नहीं हो सकती। इजलास तो 29 को ही होना चाहिए और उसके लिए इस बात की शर्त नहीं है कि सदर मुमलिकत उसे बुलाएं। ज़ाहिर तरीका और करीना तो यही है, लेकिन अगर वो नहीं बुलाएंगे तो आइन की मंशा पूरी करने के लिए अगर स्पीकर इजलास बुला लेते हैं तो वो भी दुरुस्त करार पाएगा। लेकिन अहमद बिलाल साहब यहाँ पर आइन की कौन सी जो शिकें हैं जिनको किया गया है, निगरां हुकूमत के लिखा था ना 3 माह कहा गया था ना इलेक्शन कराएं, पूरा साल ले लिया, क्या बिगाड़ लिया आइन? कहते हैं खामोश। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का?
तो अगर वो कल अगर ये कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट के 29 फरवरी को हो और सुप्रीम कोर्ट पर फिर मलबा गिरेगा, फिर वो तय करेगा, तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई काम नहीं है। इसमें काम तो अब इजलास बुलाने का, वो अब इलेक्शन कमीशन के दायरा कार से बाहर की बात है। अच्छा, उस सदर ममलकत को बुलाना था, उस सदर ममलकत अगर उस समरी पे दस्तखत नहीं करते और नहीं बुलाते तो ये दूसरे तरीकों से बुला लिया जाएगा, क्योंकि आइन की दफा तो ये कहती है कि इजलास होगा 29वें दिन को। लेकिन आप ये दुरुस्त कहा कि बहुत सी खिलाफ वर्जियाँ और भी हुई हैं आइन की, लेकिन अगर बहुत सी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये भी खिलाफ वर्जी हो जाए। अब जो सदर ममलकत ने नुक्ता उठाया है जी, यानी ये लिखा अल्फाज तो ये है कि सदर ममलकत ये चाहते तो 21वें दिन से पहले इजलास बुला सकते थे, लेकिन उनको 21वें दिन के बाद बुलाने का इख्तियार नहीं है। ये अच्छा। उसी दफा के अंदर लिखा हुआ है। अब जो सदर ममलकत ने जो नुक्ता उठाया है कि असम्बली मुकम्मल नहीं है, तो उसके लिए वो ये बात अपनी जगह बहुत अहम है कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनका फैसला इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर करना चाहिए था, कर देते इस वक्त तक बहुत अच्छा था। लेकिन जब भी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है, वो कौमी हो या सूबाई असम्बली हो, तो कुछ न कुछ सीटें उसकी खाली होती हैं कुछ वजूहात की बिना पे। देखिए ना, कौमी असम्बली के अंदर भी अब ये ना भी वजह होती सिलेक्टेड सीटों की, तो 2 सीटों के ऊपर तो स्टे ऑर्डर है और 1 सीट के ऊपर एक उम्मीदवार की फौतीदगी की वजह से वहां इलेक्शन डेफर हो गया था। तो हर दफा ऐसे ही होता है कि किसी न नहीं, किसी लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, इस बड़े पैमाने पर जहाँ तक आप मुझे दुरुस्त कर दें, खैर वो 85 की तो असम्बली पूरी इंडिपेंडेंट थी, गैर जमाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अरकान, अब उसको आप कहें या ना कहें, बहरहाल तहरीक इंसाफ के थे नॉमिनी। पहले ये ख्याल था कि ये नहीं आज़ाद होंगे, 10 इधर चले जाएंगे, 20 उधर चले जाएंगे। पंजाब असम्बली में भी साबित हुआ और कौमी असम्बली में भी कि उनकी वफादारियाँ आज तक तो कायम हैं। तो अब उन्होंने एक जमात भी ज्वाइन कर ली। यानी आप पहले ही हमारी सारी दुनिया में इस इलेक्शन की जो शफाफियत है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और इसको टेक्निकल बुनियाद पर आपने चले बल्ला नहीं दिया, वो भी लोगों ने जस्टिफाई नहीं हो सका। अब अगर आप ये नशिस्तें दे देते उनके बुनियाद पर, तो आप कैसे बांट देंगे? बंदर बांट कर देंगे कि लो पीपल्स पार्टी तुम 5 ले लो, नून लीग तुम ले लो, तुम ले लो, ये बांट देंगे क्या? ये आईनी है। मैं तो इस बात का पूरी तरह से इस हक में हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो नशिस्तें उनकी अपनी तादाद के हिसाब से रिजर्व करते हैं, रिजर्व सीटों की, वो उन्हें फौरी तौर पे मिल जानी चाहिए थी। बल्कि मैं तो इस बात का कायल हूँ कि इससे पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम से अपने इंडिपेंडेंट लोग अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बना लेते तो उसको भी नशिस्तें मिल जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं तो उसको मिल जानी चाहिए, इसका फैसला हो चुका होना चाहिए था। वो अपनी जगह बात अहम है, लेकिन मैं कानूनी बात ये कह रहा हूँ कि कानून इस बात की शर्त नहीं लगाता कि असम्बली का इजलास उसी वक्त होगा जब वो पूरी की पूरी मौजूद होगी या उसकी कुछ नशिस्तें खाली नहीं होंगी। नशिस्तें खाली हों या ना हों, 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है। मैं ये हटकर अगर बिलाल महबूब साहब ये पूछूं कि यानी ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो हमारे हुक्मरान हैं कि इलेक्शन का मकसद ये होता है, और आप और हम लोगों ने बड़ी मेहनत और कोशिश की कि इस्तेहकाम आए, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि कुछ जो इक़्तिदार में आ गए उनको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इस वक्त 2 बड़ी पार्टियां हों। 10-20 सीटों की खातिर अगर बानी तहरीक ने अपनी ज़िद की खातिर, अपनी अना की खातिर बड़े बड़े फैसले किए, तो आज भी हम वो देख रहे हैं कि ये लोग इतनी कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है 20 नशिस्तों से? क्या फ़र्क पड़ता है? आपने पंजाब असम्बली के स्पीकर को पेशावर हाई कोर्ट से जाके बेचारा वो ज़मानत ले रहा है। इन लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उधर जो है यानी बेचारे घूमते फिर रहे हैं कि हमसे हल्फ ले लो, अंदर असम्बली का अंदर दाखिल नहीं हो रहे। बेशुमार लोग जो थे रूपोशी में इलेक्शन जीते। यानी पूरी ये भी तो एक है ना, जमहूरियत का मकसद ये होता है कि एक आला अच्छी रिवायत का कायम करना। ये कौन सी रिवायत है? जी बिल्कुल अच्छी रिवायतें नहीं है, लेकिन आज तो असम्बली के अंदर
अच्छी खासी तादाद पीटीआई की पंजाब असम्बली में थी। उन्होंने काफी पुरशोर किस्म का एहतजाज भी किया, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस को फील कराया। ये भी दुरुस्त नहीं था, एहतजाज करने की जरूरत भी होनी चाहिए थी, और उनको रोकने का भी कतन कोई जवाब नहीं है। जो मुंतखब हो चुका उसको अब असम्बली में आने दिया जाए, उसके ऊपर कानून अपना रास्ता लेगा। अगर उसने कोई कसूर किया होगा, अगर किसी ने जमानत कराई हुई है तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं, लेकिन इन बातों को इस वक्त दुरुस्त करने की जरूरत है। आपने सही कहा कि जो बरसर इक़्तिदार हैं उन्हें एक अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए, और बुरी रवायात अगर माजी में रही हैं तो उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। पीटीआई ने भी अगर कोई गलत बातें की हैं अपने दौर इक़्तिदार में, तो क्या जरूरी है कि ये मौजूदा हुकूमत भी उसे दोहराए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और इजलास बहरहाल 29 को हो जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक आइन की एक मजीद खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर वो नहीं होगा तो। लेकिन बेहतर ही होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन उससे पहले ऐलान कर दे रिजर्व सीट्स का। आप समझते हैं कि यकीनन मुझे ऐसा लगता है, और जो जराए कह रहे हैं कि कल ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को भी गालिबन 24 घंटे तो लगेंगे, 48 घंटे, यानी फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे। जी हाँ, चूंकि हमारे यहाँ रिवाज यही है कि हम हर चीज को अदालत में लेके जाते हैं, खुद से फैसला नहीं करते। लेकिन कल अगर इलेक्शन कमीशन ने भी कॉज लिस्ट जारी की है, वो भी इसकी सुनवाई कर रहा है, तो अगर कल की समाअत में ही फैसला कर दे और इनको नशिस्तें देने या ना देने का जो भी फैसला है वो कर दे ताकि बात आगे बढ़े, तो उसे कल फैसला कर देना चाहिए। उसको गुम की कैफियत में नहीं रहना चाहिए। शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। मैंने कहा कि बड़ी अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, और उन्होंने एक बैलेंस तवाज़ुन में बात की कि इलेक्शन को नशिस्तें दे देनी चाहिए ताकि ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है वो अख्ताम पर पहुँचे। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये इशू ही ऐसा है कि इसी पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। जैसे मैंने कहा कि जहां 8 फरवरी का इलेक्शन इंतहाई हंगामा खेज और मुतनाज़ा तरीन कहलाया जाता है, और जिसके सबब मखसूस नशिस्तें ही नहीं, अभी तक बेशतर उम्मीदवारों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, हत्ता कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ तक के। और फिर उससे बड़ा बहरान ये खड़ा हुआ कि अब सदर, जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, इनकारी हैं असम्बली का इजलास बुलाने से। हमारे साथ कमर दिलशाद साहब हैं, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। बड़ी गुत्थी जो है वो उलझ गई है गालिबन, और मुख्तलिफ रास्ते बताए जा रहे हैं। सदर समरी नहीं भेज रहे, और कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट ने जारी किया है नोटिफिकेशन कि 29 फरवरी को इजलास होगा। क्या वो इस बात के मजाज हैं? जी, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सदर ममलकत ने जो कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की समरी वापस भिजवा दी, लेकिन अब ये जो आइन का आर्टिकल 91 सब सेक्शन 2 का हवाला दे रहे हैं, तो आर्टिकल 91(2) में तो लफ्ज लिखा हुआ है वहाँ आइन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन के इनेकाद के 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। तो अब तलब करने के मिजाज हैं, पाबंद हैं, लफ्ज शल का लफ्ज है। अब यहाँ जो उन्होंने कहा है, जो आइन का आर्टिकल 91 का सब सेक्शन 2 का हवाला दे रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया, तो स्पीकर साहब जो है तो वो भी तो स्टाफ के मैनेजमेंट के तहत ये उनकी तो सिर्फ इसलिए वो स्पीकर रहा है ताकि एक आईनी इदारे का चेयरमैन जो है या स्पीकर जो है उस वक्त तक रहे जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता। तो अब इतने बड़े पॉलिसी असम्बली का इजलास बुलाने में तो स्पीकर के इख्तियारात कहाँ हैं? अब इनके इख्तियारात नहीं है, या उनका अगर स्पीकर के रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें कोई मामला तो रूल ऑफ बिजनेस का हवाला दें। तो आर्टिकल 91(2) का हवाला दे रहे हैं, हमारा लफ्ज लिखा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा तो ये ख्याल है मुजाहिद बरेलवी साहब कि ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब यहाँ तो स्पीकर के इख्तियारात ही नहीं है। तो अब तो एक नया आईनी बुरहान जब ये सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कंवर साहब, हमारे यहाँ एक जो नज़रिया ज़रूरत होता है
और बालातर तबकों ने या इदारों ने इसको हमेशा इस्तेमाल किया। जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ को भी तो नज़रिए ज़रूरत के तहत जो है जायज़ करार दिया गया था। मैं जस्टिस मुनीर की बात नहीं करता, बाद के बरसों में भी हमने ये देखा। तो नज़रिए ज़रूरत के तहत अब यही देखें ना कि क्या इलेक्शन कमीशन ने क्या उस वक्त ये नहीं कहा था कि पंजाब और केपी में इलेक्शन केयर टेकर मजीद नहीं रह सकते, वहाँ दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। आइन खामोश था, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कुछ नहीं हुआ। निगरान जो 3 माह के पाबंद थे उन्होंने साल निकाल लिया। तो इसमें भी कोई वो नज़रिए ज़रूरत पैदा कर लेंगे किसी आइन की शिक का हवाला देकर कंवर साहब? नहीं, वो तो दुरुस्त है, लेकिन मामला ये है कि जब आइन का आर्टिकल 91(2) में तो लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या लिख देते हैं और स्पीकर। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है तो स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना तो ये एक बहुत ज़ू मैंने भी है और ये सवालिया निशान भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा। कंवर साहब, ये जो एक और बड़ा इशू है, बहरहाल आज़ाद अरकान एक हकीकत है, पंजाब में भी और कौमी असम्बली में भी सबसे बड़ी अदवी तौर पर सियासी क़ुव्वत। आप टेक्निकल बुनियाद पर, हालांकि उनका बराह रास्त ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, आप उन्हें मखसूस नशिस्तें कैसे उससे महरूम कर सकते हैं? फिर तो जमहूरियत की में कोई अखलाकियात ही नहीं है। फिर तो जमहूरियत के नाम पर ये, सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू अर्ज यू, डिक्टेटरशिप, यानी कहीं और से कोई फैसला करेगा कि ये होगा और ये नहीं होगा। तो ये जो 20 नशिस्तों के लिए डटी हुई है ये जमातें भी, तो किसको किस तरह आप आईनी कानूनी तौर पर दुरुस्त करा देंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जब ठीक है कि ये इतनी बड़ी तादाद में एक सुन्नी इत्तेहाद है, 98 के लगभग, इस वक्त 88 के लगभग इनके अरकान हैं कौमी असम्बली में, उनकी ख्वातीन की फैसला करना है, नशिस्तें देनी है, तो उसके हिसाब से तकरीबन 15-16 बनती है इनकी 4.5 के हिसाब से। तो ये सारी सीटें 15-20 सीटें मिल भी जाएँ तो वह हुकूमत साजी में तो वह शरीक नहीं हो सकते। तो अब इलेक्शन के में पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है फैसला करें। तो अभी उसमें कौन सा हिंड्रेंस पैदा हो रही है कि जब अभी तक 4 दिन हो गए अभी ये इलेक्शन में पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया। तो ये भी तो एक, अगर ये अगर चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वहां भी तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि कब तक फैसला करना चाहते हैं वो। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी गमगीर है और हमें तो ये नजर आ रहा है कि ऐसा ना हो कि इसी गमगीर के मसले में कोई और मामला सामने ना आ जाए। लेकिन फिलहाल सदर साहब को जो है अपनी दानिशमंदी के तहत इसके बारे में अपना कोई बाकायदा ऑब्जेक्शन लिखना चाहिए था। फिलहाल को वापस करना, इस तरीके से करना दुरुस्त नहीं। जब चारों सुबह से काम कर रहे हैं। कंवर साहब, आप भी एक इलेक्शन कमीशन का एक तवील अरसे तक वाबस्तगी रही, फिर माशाल्लाह एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन था, इन्होंने जिस तरह इलेक्शन प्रोसेस या कंडक्ट किया उस पर वो बड़े सवालात उठे। अब क्या उनका रोल ख़त्म हो गया? तो ओवरऑल इनको क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन को, जिन पे 50 अरब रुपए का इलेक्शन कराया है इन्होंने, क्या कहेंगे? रोल कब सबके सामने है। जो उन्होंने इंतखाबात करवाए हैं वो बाकायदा ये सारे इंतखाबात कंट्रोवर्शियल भी हो गए और इतना 90 तकरीबन 60 अरब रुपया इस पर खर्च भी हो गया। और 60 अरब रुपये खर्च होने के बावजूद भी कोई सही मायना खी नतीजे सामने नहीं आए। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तमाम सियासी पार्टियां उस पर एतराज़ात कर रही है। इवन तो पूरा वर्ल्ड जो है, इंटरनेशनल प्रेस और इसके बाद बड़े बड़े ममालिक अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, उन्होंने भी एतराज़ात किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ये तो 60 अरब रुपया जो हमारा हुआ है, ये तो सही मायनों में जो है मेरे ख्याल में तो ये ज़ाया जा रहा है। इसका कोई फायदा तो कोई पहुंचा नहीं। लोगों ने इलेक्शन को तस्लीम तो नहीं किया। लेकिन बहरहाल अब जो चाहिए था, छोटा सा मसला है, ख्वातीन की नशिस्तों के बारे में अपना फैसला करें। और इलेक्शन के पाकिस्तान के पास मिसालें भी मौजूद हैं 2019 की। और इसके साथ साथ सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई अवहाम पैदा हो जाए तो इलेक्शन पाकिस्तान आज खुद भी नोटिस ले सकता है, खुद फैसला कर सकता है। तो सेक्शन 4 भी उनको शुक्रिया साहब, आपने तो बिल्कुल वादे कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन कराए हैं वो सारे के सारे ना सिर्फ कंट्रोवर्शियल हैं बल्कि सारी दुनिया ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। एक और बड़ा इशू आया है और वो है IMF का, कि कहते हैं जी बानी तहरीक ने ख़त लिख दिया कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इसलिए वो
ये इन्हें किसी तौर पर भी IMF प्रोग्राम न दिए जाए। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। इलेक्शन तो जितने मुतनाज़ा थे या जो जीत गए वो तो कहते हैं नहीं जी कोई तनाज़ा ही नहीं है और कामयाबी हमें मिली, सारी दुनिया क्या कह रही है वो आपको इल्म है। इसके साथ ही एक और बड़ा मसला कि IMF के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने कहा है और फिर बानी तहरीक इंसाफ के ख़त को बड़ी अहमियत दी जा रही है कि उन्होंने लिखा है कि क्योंकि जिस हुकूमत का मैंडेट चोरी हो उसको प्रोग्राम नहीं देना चाहिए। हमारे साथ मुज़म्मिल असलम मुशीर भी रहे, बड़ी गहरी नज़र है। मईशत भी शुक्रिया आपने वक्त निकाला। लेकिन मुज़म्मिल ये जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है ये तो स्टेट यानी रियासत को इमदाद देते हैं ना, हुकूमतों को तो नहीं। बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे कि जहाँ जमहूरियत सिरे से होगी नहीं, इलेक्शन भी नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उन्हें मदद तो की जाती है ना मुज़म्मिल। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे सब शुक्रिया आपने मदू किया। अच्छा एक सिर्फ मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात आपको कहना चाह रहा था। मुझे सब इलेक्शन से पहले ना लोग कहते थे कि इनका बल्ला नहीं होगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, कैसे वोट देंगे, किस तरह देंगे। तो उस वक्त हम कहते थे कि इस दफा जो है ना हमें लोगों को निशान बताने की मुश्किल नहीं हो रही, लोग खुद निशान ढूंढ रहे हैं कि किस निशान पे डालना है वोट। अब इसी तरह इलेक्शन के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि उम्मीदवार जिसको वोट डाले लोगों ने वो शायद पीछे है, जिन्होंने वोट डाला है वो आगे है, और वो जो है इस वक्त उम्मीदवार के पीछे पड़े हुए कि हमें हमारा हक दिलाओ। तो ये एक तब्दीली है। माजी में इलेक्शनों में होता था कोई हारता था तो वो चीखता था, लेकिन वो वोटर घर बैठ जाता था कि जो हो गया वो हो गया। लेकिन इस दफा वोटर सुख चैन से नहीं बैठा। अब IMF की बात कर मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ भी एक बड़ी एक अजीब किस्म की सूरत हाल हुई है। आपको याद होगा जुलाई 2000 जून 2022 में जो है PTI की हुकूमत किसी असेंबली में नहीं थी, ना वफाकी असेंबली में थी जैसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ना पंजाब से हमने इस्तीफा दे दिया था, KP से हमने इस्तीफा दे दिया था, गिलगित और कश्मीर हमसे ले लिया गया था, किसी ऐवान में नहीं थे। लेकिन वन गुड डे IMF राब्ता करती है हमसे और IMF कहती है कि हम जो है पुराना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले, तो एक 9 महीने का प्रोग्राम, इमरजेंसी प्रोग्राम देना चाहते हैं। लेकिन उसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शर्त है कि बानी PTI इमरान खान और उनकी जमात अगर कंसेंट देगी तो हम इस प्रोग्राम में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। जब ये बात हम तक पहुंची, हमने उसके खदोकाल डिस्कस किए, हमारी टीम ने और IMF की टीम ने। फाइनली उनको जो है इमरान खान साहब के पास जाना पड़ा। जमान पार्क 1.25 घंटा उन्होंने प्रेजेंट किया। वॉशिंगटन से नेशनल पोर्टर ने ज्वाइन किया। वहां इमरान खान साहब ने पूछा इनसे कि भाई आप मेरे गले में क्यों ये हार डाल रहे हैं, आपके प्रोग्राम से तो महंगाई होती है और ये प्रोग्राम आप क्यों देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने 2 बातें कही। एक बात यही कही कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि PTI क्योंकि मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है और अगर आज इलेक्शन हो तो वो जीत सकती है, तो उनके बगैर जो है ये प्रोग्राम का कंसेंट मुश्किल है। और दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये कि PDM की हुकूमत को एक किस्त देंगे, दूसरी केयरटेकर को और तीसरी नई आने वाली हुकूमत को देंगे। तो बहरहाल टू कट शॉर्ट उन्होंने जो है सवाल ये उठेगा कि वो ये कहते हैं कि इनकी तो सॉरी टू से अशराफिया के दौलत पर न अहले सरवत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं इससे सफ़र आवाम करेंगे, बिजली, गैस, पेट्रोल और प्राइवेटाइजेशन, इन सब पे असर पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि इसका असर तो आवाम पे पड़ेगा, इसका कौमी सलामती से ताल्लुक़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इमरान खान ने बात बोली कि आपके प्रोग्राम के 2 सबसे बड़े मसले हैं। एक ये कि मुल्क की मईशत सुस्तरवी के शिकार हो जाती है और दूसरा महंगाई का पहाड़ गिर जाता है। तो ये तो आवाम पे बोझ है और हम भी जो है कर्जों में मजीद जकड़े जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इस दफा का प्रोग्राम ये गैप वाला प्रोग्राम है, इसके बाद ये जो हम चीजें देख रहे हैं कि गुर्बत ना बढ़े, मजीद उसके इकदाम होंगे। तो मुझे ऐसा भी एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा था। ये लोगों को अभी तक नहीं पता कि ये प्रोग्राम मिल गया, इमरान खान को उसके बाद जेल में डाल दिया
आईएमएफ प्रोग्राम की जब पहली किस्त का टाइम आया, 2 नवंबर को आईएमएफ पाकिस्तान आया। 2 नवंबर को पाकिस्तान में जब आईएमएफ आया तो उस वक्त जो है केयर टेकर हुकूमत थी, उन्होंने फिर राब्ता किया और राब्ता करके बोला कि हमने आप लोगों से मिलना है, पीटीआई वालों से। उस वक्त ये चाहते तो नून लीग वालों से भी मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते, उस वक्त ये चाहते पीपल्स पार्टी से मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर करते। उनमें से किसी से नहीं की, हमसे ख्वाहिश जाहिर की और हमने मना कर दिया इनिशियल फेज में कि भाई हमारा तो लीडर जेल में बैठा है, आप किससे मिलना आपने। लेकिन बाजिद होकर वो हमारे जो नए चेयरमैन है गौहर साहब और रऊफ साहब जो हमारे वो हैं सेक्रेटरी इत्तलात, उनसे ये मिले। उस वक्त भी जो है ये किसी ऑपोजिशन जमात से या दूसरी जमात से, सियासी जमात से नहीं मिलके गए। इससे आप अंदाजा लगा लें, जो आपने एक सवाल किया था कि आईएमएफ तो रियासत से या हुकूमत से डील करता है, तो ये इमरान खान को जो है उस वक्त, ये आज से 2 महीने पहले भी बोल के गए। अब इमरान खान से इन्होंने जुलाई में वादा क्या किया था? इन्होंने जुलाई में वादा ये किया था कि आखिरी किस्त इस प्रोग्राम की जो हुकूमत जीत कर आएगी मैंडेटेड गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद, उसको उनको देंगे और उनसे पूछेंगे कि आया नया प्रोग्राम करना है कि नहीं करना। नहीं, लेकिन क्या मैंडेट का तयन देखकर क्या आईएमएफ प्रोग्राम देता है? देखिए, मैं आपको एक सिर्फ किस्सा बता देता हूँ। जब स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस का मसला था ना, जब असेंबली से पास कराना था, तो आईएमएफ ने एक बात बोली थी हमें आगे कि आपके पास इतनी अक्सरियत है कि आप स्टेट बैंक का बिल पास करा सकते हैं। ओके। क्योंकि अगर जब तक ये अक्सरियत नहीं होगी तो ये बिल पास नहीं होगा, और अगर ये बिल पास नहीं होगा तो प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो नया प्रोग्राम आएगा वो क्या ऐसे कोई मतलब वजीर आजम साहब साइन कर देंगे और हो जाएगा? हर चीज ऐवान में आनी है। कहीं पे उनके हो सकता है कि ऐसी डिमांड हो जो 2/3 आईनी तरमीम मांगे कोई चीजें। बहुत सारी चीजें हो सकता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में ना माने। अगर 18वीं तरमीम पे कोई बात आ गई तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी उसमें फ्लेक्सिबल होगी? तो ये सारी चीजें आईएमएफ देखती है। आईएमएफ जब फरमाइश करती है तो देखती भी है कि फायर पावर कितना है उस हुकूमत के पास, यानी कि ऐवान में अक्सरियत है नहीं है। ये तो बेचारे 74 सीटों वाले थे, अब उसमें से भी कोई फैसले अगर खुदा ना खास्ते आ गए तो बचेगा क्या इनके पास? तो ये अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आ रही उस आईएमएफ से। मुज़म्मिल असलम, आपका बड़ा यानी पावरफुल आपने आर्गूमेंट दिया है कि आईएमएफ का वफ्द जो है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि बानी तहरीक से मिला जब वो जमा पार्क में। यकीनन एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, और बहरहाल ये भी हकीकत है कि जिस तरह मैंडेट के बारे में सवालात सारी दुनिया में उठ रहे हैं, उसका जवाब देना आसान भी नहीं हो रहा हमारे इन नए हुक्मरानों को। इसी के साथ ही जीटीवी से मुजाहिद को इजाज़त दीजिए।